तो आइए आज हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर में से एक हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर बीपीएससी 66 मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले साल 65 बीपीएससी मेंस में स्पेंसर को पूछा गया है। इस तरह देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग स्पेंसर को कवर करते हैं। स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 को इंग्लैंड में हुआ था। स्पेंसर को द फादर ऑफ इंग्लिश सोशियोलॉजी कहते हैं। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्पेंसर ने समाज और विज्ञान को पूरी तरह से कनेक्ट करके समझाने का पूरा प्रयास किया। स्पेंसर पे कॉम्टे, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु जैसे महान विचारकों का प्रभाव बहुत अधिक था। कॉम्टे लेमार्क और डार्विन के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। कॉम्टे 13 वर्ष सिविल इंजीनियर के रूप में रेलवे में काम किया। फिर उन्होंने अपने जॉब से त्यागपत्र देके 1848 में द इकोनॉमिस्ट के सब एडिटर बने और उसके बाद उन्होंने राइटिंग में अपना करियर बनाया, यानी उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट कर दिया। स्पेंसर की सोशल एस्थेटिक बुक बहुत फेमस है। तो चलिए देखते हैं स्पेंसर के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा करेंगे हम लोग। तो बेसिकली स्पेंसर के 3 सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है समाज का सावयवी सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक डार्विनवाद। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से इन सभी को समझते हैं। तो पहला है समाज का सावयवी सिद्धांत। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाज का सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन स्पेंसर कहते हैं कि समाज एक सावयव है, यानी सावयव का अर्थ है कि जैसे हमारे शरीर विभिन्न अंगों से मिलके बना है और सभी एक दूसरे का साथ दे के सभी मिलके हमें सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि हमें अगर भूख लगती है तो भूख हमें लगती है और खाना यानी हाथ हमें मुंह तक खाना पहुंचाने में हेल्प करता है। दांत हमें चबाने में हेल्प करता है, जीभ स्वाद के लिए, नाक सुगंध के लिए। तो कहते हैं कि जैसे ही हमारे अलग अलग पार्ट्स मिलके हमारा बॉडी को सही तरह से संचालन करते हैं, उसी तरह समाज में भी विभिन्न घटक होते हैं जो एक साथ होकर समाज को संचालित करते हैं। जैसे कि समाज में हमारे परिवार, संस्थाएं, राज्य यानी सरकार, विभिन्न संस्थाएं, नियंत्रक संस्थाएं जितने भी हैं, धर्म, जाति, समाज, समुदाय, ये सभी मिलके समाज को सही तरीके से चलाने में बहुत मदद करते हैं। ये सभी आपस में अंतरक्रिया करते हैं और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक डार्विनवाद। इसमें स्पेंसर महोदय कहते हैं कि स्पेंसर महोदय डार्विन के प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। डार्विन के प्राकृतिक प्रवरण सिद्धांत में लिखा है कि डार्विन के अनुसार है कि प्रकृति में वही प्राणी जीवित रह सकते हैं जो प्रकृति के साथ अनुकूलन या समायोजन कर पाते हैं। बाकी सभी प्राणी विलुप्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत में है कि प्रकृति के हिसाब से अगर हम ढल जाएं तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो हम भी समय के साथ खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, पर बहुत विद्वानों का कहना है कि वो
अपने आप को उस परिस्थिति की मतलब बदलते परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाने की वजह से उस सभ्यता का अंत हो गया। जैसे कि कोई कहते हैं कि मौसमी घटना में परिवर्तन हुई जिस वजह से वो एक दूसरे मतलब वो सभी अनुकूलन नहीं कर पाए और धीरे धीरे वो सभ्यता समाप्त हो गई। तो इसी के तर्ज पे स्पेंसर महोदय ने योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसमें स्पेंसर महोदय ने कहा कि समाज में भी वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो उपयुक्त तरीके से स्थापित हो पाते हैं, यानी जो समय के बदले नियमों, परिवेशों और प्रकृतियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और या तालमेल बैठा पाते हैं, उन्हीं का अस्तित्व बना रहता है और बाकी का नष्ट हो जाता है। इन्हें ही योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा गया है। तो चलिए अब सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को देखेंगे। स्पेंसर महोदय डार्विन और लेमार्क के उद्विकास के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी उन्होंने माना कि जैसे जीव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में परिणत हुए हैं, जैसे जीव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने हैं, जैसे कि अगर हम मानव का विकास देखें तो जैसे हमारा विकास एस्ट्रेलोपिथिकस से होमो हेवियस, हिंडलबर्ग, होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नल और आधुनिक मानव होमो सेपियंस में हुआ है। यानी प्रारंभिक काल में हम एक कपड़े के रूप में थे, हम जानवर की तरह 4 पैरों पे चलते थे। फिर धीरे धीरे हमारी रीढ़ सीधी होने लगी और फिर हम 2 पैरों पे चलने लगे। तो ये जो उद्विकास हुआ है, तो उसी प्रकार समाज में भी उद्विकास होता है। संसार के चाहे जितने जो भी चीज़ें हो, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, सभी में उद्विकास होता है। तो स्पेंसर महोदय ने विकास की इस क्रिया को एक रेखीय बताया है जो प्रकृति और समाज के परिवर्तन के नियमों को बताती है। यानी इसको देखकर हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं। तो स्पेंसर महोदय के अनुसार विकास इस तरह से होता है, यानी सरल से जटिल की ओर, मतलब सरल से कॉम्प्लेक्स, समरूपता से विषमरूपता की ओर, असंबद्धता यानी जुड़ाव, अलगाव से लगाव की संबद्धता की ओर, अनिश्चितता मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती थी से निश्चितता की ओर हुआ है। स्पेंसर महोदय ने उद्विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो चलिए अब उन अवस्थाओं की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला अवस्था है सरल समाज। इसमें है कि जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है, इसमें व्यक्ति और समूह के बीच संबद्धता नहीं होती है। संबद्धता यानी कि लगाव, यानी इसमें व्यक्ति और समूहों के बीच कोई लगाव नहीं होता है। व्यक्तियों में ऊंच नीच की नम्रता का कोई भाव नहीं होता। जब लगाव ही नहीं होगा तो उच्चता नीचता का भाव कहाँ से आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है मिश्रित समाज। यह दूसरी अवस्था है। यह सरल समाज की अपेक्षा थोड़ा सा संगठित होता है। यानी यहाँ जो सरल था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ और इसमें व्यक्ति के बीच संबद्धता बढ़ने लगी, यानी लगाव, व्यक्तियों के बीच लगाव बढ़ने लगा और समाज में भिन्न भिन्न संस्थाएं का विकास होने लगा। रेगुलेटरी बॉडी जो समाज को रेगुलेट करती है, उनका धीरे धीरे से विकास होने लगा। नेक्स्ट है दोहरा मिश्रित समाज। यह तीसरी अवस्था है। बोल रहे हैं कि इसमें भिन्न भिन्न गोत्र, समुदाय और जनजाति बनने लगे और नियंत्रणकारी संगठन यानी कि राज्य, नागरिक प्रशासन, सैन्य, नौकरशाही, स्थानीय शासन का विकास हुआ। चौथी अवस्था में बता रहे हैं कि यह
तीसरा मिश्रित समाज है। इसमें अनेक जनजातियां आपस में समन्वित होकर एक राष्ट्र का निर्माण किया और नियामक संस्थाएं अधिक जटिल हो गई। यानी हमारी रेगुलेटरी सिस्टम जो है अधिक प्रभावी होगी, अधिक जटिल हो गए। जैसे कि राजनीतिक नेता दल बने, राजनीतिक परिषद बने, सैन्य संगठन बने। और ये तीसरी मिश्रित समाज जो है ये हमारी वर्तमान स्थिति को बताते हैं। जैसे कि आज हम लोग के बहुत सारे नियामक संस्थाएं हैं जो हमें समाज के विरुद्ध काम करने से रोकती है, जो कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पुलिस, विभिन्न ऑफिसर्स, आर्मी, ये सभी हमें हमारी रक्षा के लिए, यानी ये कॉम्प्लेक्स समाज का उदाहरण है। तो स्पेंसर महोदय के सिद्धांतों की आलोचनाएं भी हुई है। तो आलोचना में ऐसा है कि लोग बोल रहे हैं कि जो स्पेंसर ने समाज और जीव को कनेक्ट करके जो समझाया कि दोनों एक ही जैसे सभी में उद्विकास होता है, तो ये हर जगह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हर समाज का परिस्थिति और प्रतिमान अलग अलग होते हैं। दूसरा है, स्पेंसर महोदय ने समाज और जीव को एक माना, यानी बताया कि समाज और जीव में एक ही तरह से विकास होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि समाज जो कि अमूर्त है वहीं जीव मूर्त है। तो इस पॉइंट को भी आलोचना की है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं कि स्पेंसर के सिद्धांत दोष मुक्त नहीं है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन वर्तमान समाज और इसके परिवर्तन को समझने के लिए उद्विकासीय क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कह रहे हैं कि हम इस उद्विकास के आधार पे समाज में जो भी चेंजेस आए, जितने परिवर्तन आए, उसको समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है।